एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भिखारी के बेटे को वजीफा मिला और एडमिशन होने के बाद वो हर क्लास में टॉप करने लगा। इस स्कूल में अपर क्लास और एलिट क्लास के बच्चे भी पढ़ते थे और इनसे ये बर्दाश्त नहीं होती थी ये बात कि एक झोंपड़ी में रहने वाला भिखारी का बच्चा हमारे बच्चों पर सबकत ले जाए। इन सब ने मीटिंग की और फिर प्रिंसिपल से इस बात का मुतालबा किया कि आप भिखारी के बेटे को अपने स्कूल से एक्सपेल कर दें। चूँकि वो इस काबिल नहीं कि हमारे बच्चों के साथ पढ़ सके, प्रिंसिपल ने माजरत की कि मैं ऐसा किसी सूरत नहीं कर सकता। वो बच्चा अपनी काबिलियत पर इस स्कूल में दाखिल हुआ है। इन सब ने दोबारा मीटिंग की और फिर मैट्रिक की क्लास इंचार्ज को 20 लाख की रिश्वत देकर कहा कि किसी तरह इस बेकारी की औलाद को इस स्कूल से निकाल दो। 10 लाख उन्होंने एडवांस में दिया और 10 लाख काम होने के बाद देने को कहा। इंचार्ज साहब पहले ही इस लड़के से नफरत करता था, लिहाजा इसने वादा किया कि आप लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं इस लड़के को इस स्कूल से निकाल बाहर करूँगा किसी न किसी तरीके से। उस्ताद साहब ने इस भिखारी के बेटे के बैग में मंशियात रखवाई और इस तरह इसका नाम स्कूल से खारिज करवा दिया। जब मैट्रिक के एग्ज़ाम करीब हुए तब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लड़के से मिलने इसकी झोंपड़ी में गया तो भिखारी ने कहा कि मेरा बेटा फलां ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता है। टीचर साहब जल्दी से ट्रैफिक सिग्नल पर गए तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब इसने देखा कि वहाँ तो ट्रैफिक सिग्नल पर जब भी मेरी गाड़ी रुकती थी तो मुख्तलिफ मांगने वाली गाड़ियों के इर्द गिर्द जमा हो जाते। किसी के हाथ में फूल लिए होते तो कोई गाड़ी के शीशे साफ करने लगता। मेरी गाड़ी के शीशे पर गिर थी तो मैंने देखा कि एक 7 साल बच्चा शीशे पर कुछ लिख रहा है। मैंने इसकी हैंड राइटिंग देखकर हैरान रह गया, हालांकि इसके बदन पर कमीज़ नहीं थी और फटी पुरानी शलवार पहन रखी थी। मेरे दिल में आया कि बच्चे को अपने पास बुला लूं, इसे कुछ पैसे दूं ताकि वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सके। मैं इसे बुलाने ही लगा था कि ग्रीन सिग्नल ऑन हुआ और गाड़ियां चलने लगी। मेरे दिल में आया कि जब भी यहाँ से गुजरूंगा तो इस बच्चे को ज़रूर अपने पास बुला लूँगा। घर जाकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने एक मांगने वाले बच्चा देखा है, इसकी हैंड राइटिंग हमारे बच्चों से बेहतर है, हालांकि मेरे ख्याल में वो एक झोंपड़ी में रहने वाला बच्चा है। बीवी को मेरी बात का यकीन ना आया, कहने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है, एक बच्चा जिसने अभी तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, इसको ट्रेन करने वाला नहीं, तो इसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। फिर मैंने इसे एक गाड़ी में बैक साइड का शीशा दिखाया जिस पर इस बच्चे ने अपना नाम तहरीर किया था। इस शीशे पर असद अब्बास लिखा हुआ था और इतना पुरकोशिश और खूबसूरत लिखाई थी कि मेरी बीवी देखकर हैरान हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि 7 साल बच्चा ये लिख सकता है और वो भी बेकारी का बेटा। सुबह मैं घर से निकला तो मैं इस इंतज़ार में था कि वो बच्चा दोबारा मेरे सामने आएगा। मैं इस बार इसकी मदद ज़रूर करूँगा। काफ़ी दिनों तक वो मुझे नज़र ना आया और इस बात ने मुझे परेशान कर दिया क्योंकि मैं इसकी मदद करना चाहता था और इसे किसी न किसी स्कूल में दाखिल भी करवाने का मेरा इरादा था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि इस दिन मैंने बच्चे को अपने पास क्यों ना बुलाया। अगर मैं इस दिन सुस्ती न करता और थोड़ी सी तेज़ी से काम लेता तो मैं बच्चे को जल्दी से अपने पास बुला सकता था। अब वो शायद कहीं चला गया या दोबारा मुझे इस जगह मिले या ना मिले, इस बारे में मुझे कुछ नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 5-6 दिन के बाद ही बच्चा दोबारा मुझे इसी ट्रैफिक सिग्नल पर नज़र आया। मैंने हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुलाया। वो डरा हुआ और सहमा हुआ नज़र आ रहा था। वो यही समझ रहा था कि मैं इसे डांटूंगा। फिर मैंने बड़े ही प्यार से इसे अपने पास बुलाया। बच्चा मेरे करीब आया तो मैंने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इसने बताया कि मेरा नाम असद है। साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, बेटा मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? फिर मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो कहने लगा, रेलवे स्टेशन की पिछली साइड पर हमारी झोंपड़ियाँ हैं। मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन की पिछली साइड पर काफ़ी झोंपड़ियाँ थीं। मैंने इस लड़के को कुछ पैसे दिए और कहा कि अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना, और फिर शाम के वक्त मैं इस झुग्गियों वाले इलाके में गया। असद इस वक्त इधर ही मौजूद था। वो आज बहुत खुश था क्योंकि इसने नए कपड़े पहने थे। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है, तो इसने बताया कि अब्बा एक जगह भीख मांगने के लिए गए हैं और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। मैंने इससे कहा कि मुझे अपने बाप के पास ले चलो। असद को मैंने अपनी बाइक पर बिठाया और हम इस जगह रवाना हुए जहाँ इसका बाप मौजूद था। असद के बाप ने अपने आप को माजूर जाहिर किया था और बड़ी ही महारत से वो सड़क के किनारे अपने जिस्म को घसीटते हुए जा रहा था। बच्चे चूंकि मन के सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा बाप माजूर है, तो मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। फिर कहने लगा, नहीं,
मेरा बाप माजूर नहीं, जब घर में मौजूद होता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर जब भीख मांगने के लिए जाता है तो अब्बा माजूर बन जाता है। वो भिखारी अपने आप को घसीटता हुआ सड़क के किनारे ले जा रहा था। जबकि मैं इसके सामने आया, इसने देखा कि इसका बेटा मेरे साथ खड़ा है। पहले तो वो खौफजदा हुआ कि शायद मैं पुलिस वाला हूँ और भेस बदल कर इसके सामने आया हूँ और इसको गिरफ्तार कर लूँगा। फिर वो भिखारी अचानक अपनी जगह से उठा और भागने की कोशिश की, तो मैंने इसे पीछे से आवाज़ दी, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने लगा। इसके बाद वो वापस आया, इसके चेहरे पर खौफ था और इसने हाथ जोड़ रखे थे। कहने लगा, साईं मुझे माफ़ कर दो, पेट भरने के लिए कई किस्म के जतन करने पड़ते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, कभी किसी की मदद नहीं करती। ख़ास तौर पर फ़कीरों और भिखारियों से तो इतनी नफ़रत करते हैं। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो हैरान हुआ और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा कि भिखारी के बेटे को कौन सा स्कूल कबूल करेगा साहब, बच्चे इसका मजाक उड़ाएंगे और बेचारा तंग आकर वापस इसी झोंपड़ी में आ जाएगा। ये स्कूल हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे नसीब में बस दर दर के धक्के खाना है और लोगों के सामने हाथ फैलाना है। मैंने इससे कहा कि तुम इस बारे में फिक्रमंद मत हो। मेरा एक जानने वाला टीचर था जो एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन मैंने इससे मुलाकात की और इससे कहा कि यार, एक बच्चा है, मैं इसे स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ। फीस भी मैं दूंगा और इस बच्चे के लिए तुम्हारा स्कूल मुझ सबसे बेहतरीन मुझे नज़र आ रहा है। इसने मुझसे पूछा कि बच्चा कौन है, तो मैंने इसे बताया कि वो एक भिखारी का बच्चा है, लेकिन काफ़ी ज़हीन है। ये सुनकर वो टीचर थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, तू ऐसा करो, इस बच्चे को अपने साथ ले आओ और स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो। अगर वो रजामंद हो गया तो इसी दिन बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हें शक है कि प्रिंसिपल इस बात के लिए रजामंद नहीं होगा कि एक भिखारी का बेटा इसके स्कूल में पढ़े। इस पर वो कहने लगा, यार ये एक स्कूल नहीं बल्कि ब्रांड है, शहर का सबसे बेहतरीन स्कूल है। मुझे शक है कि शायद प्रिंसिपल को इस बात पर एतराज़ हो, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। तुम कल ही बच्चे को स्कूल लेकर आ जाना, मैं भी अपनी तरफ से बच्चे की सिफारिश करूंगा। दूसरे दिन मैं असद को अपने साथ लेकर इस स्कूल में गया। स्कूल को देखकर असद की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसने ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं देखा था। वो भी अभी तक गलियों और सड़कों की खाक छान रहा था। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, मेरा दोस्त रेहान भी मेरे साथ था। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैं इस बच्चे को आपके स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ, जिस पर प्रिंसिपल ने मुझे वेलकम कहा और कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि आपका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ेगा। मैंने प्रिंसिपल से कहा, ये मेरा बेटा नहीं, लेकिन अपने बेटे से कम भी नहीं, काफ़ी ज़हीन लड़का है। और मुझसे पूछने लगा कि इसका बाप कहाँ है। मैंने कहा कि इसका बाप बेकारी है और वो ये झोंपड़ी में रहते हैं। इस पर प्रिंसिपल के चेहरे का रंग उड़ गया और वो थोड़ी देर खामोश रहा। फिर मुझसे कहने लगा, असलम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमारे स्कूल में बेकारी का बच्चा पढ़ेगा तब हमारे लिए कई मसाइल बनेंगे। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि किस तरह के मसाइल, जिस पर वो मुझसे कहने लगा, देखें असलम साहब, हमारे स्कूल में बड़े बड़े घरानों से बच्चे यहाँ आते हैं। इनका ड्राइवर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बच्चों को स्कूल के दरवाजे पर छोड़ कर जाते हैं। इन हालात में जब बच्चों को पता चलेगा कि ये लड़का बेकारी का बेटा है तो सब इसका मजाक उड़ाएंगे और इस स्कूल में इस बच्चे के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस पर मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि क्या आपके स्कूल में बच्चों को ये तरबियत दी जाती है कि वो गरीब और मस्किन बच्चों का मजाक उड़ाएं? मेरी ये बात प्रिंसिपल को काफ़ी नागवार गुजरी और इसने सख्त लहजे में कहा कि एक बार मैंने कह दिया तो बस कह दिया, आप इस बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं, लेकिन ये यहाँ नहीं पढ़ सकता। मुझे प्रिंसिपल के रवैये पर काफ़ी अफसोस हुआ। हम किस नहज पर खड़े हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, ये जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। जब तक हमारे दिल में गरीब के लिए जगह नहीं बनेगी और ऐसे मस्कीन और नादार लोगों को हम अपने दिल में जगह नहीं देंगे, माशरे में तब्दीली मुमकिन नहीं। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस लौटा, जबकि मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि मैं प्रिंसिपल से बात करूँगा। मैंने अपने दोस्त को मना किया कि नहीं, अब मैं कोई और ही स्कूल ढूंढूंगा। तो मैं किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं। असद एक हीरा है, ये किसी स्कूल में भी जाएगा, अपना नाम बनाएगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। मैं असद के लिए कोई दूसरा स्कूल ढूंढ ही रहा था कि प्रिंसिपल साहब ने कहा, मुझे फ़ोन आया। वो मुझसे कहने लगे कि सर, मैंने आपका नंबर आपके दोस्त से लिया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ कि प्रिंसिपल, जिसने अपने ऑफिस में ही असद को दाखिला देने से इनकार कर दिया,
وہ ہم سے کیوں ملنا چاہیں گے؟ خیر میں پرنسپل سے ملنے گیا تو انہوں نے ہم سے معذرت کی اور کہا کہ میں اسد کی وجہ سے ساری رات سو نہ پایا۔ آپ ایک ایسی کمیونٹی کے لڑکا ہمارے پاس لے کر آئے کہ ہمارے اسکول میں کبھی ایسے لڑکے نے ایڈمیشن نہ لیا، اور وہ لے بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ اس اسکول کی فیس ہی اتنی زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس لڑکے کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوگی اور میں اسد کو اسکول میں ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ جب اسد کے والد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ کہنے لگا، یہ بات تو کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ جھگی میں لڑکے اتنے اچھے اسکول میں پڑھیں گے۔ میں تو اسد کے لیے ایک ہاسٹل کا بھی بندوبست کرنا چاہتا تھا کیونکہ جھگیوں میں اس طرح کا ماحول بالکل نہیں تھا کہ وہاں ایک بچہ پڑھائی کر سکے۔ لیکن اسد ایک خوددار بچہ تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ انکل، آپ نے اس اسکول میں ایڈمیشن دیکھ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا اور میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ بس میری بہت بڑی خواہش تھی کہ اسد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ تمام لوگوں کے لیے مثال بنے جو ان جھگیوں والوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ میں ہر ہفتے اس اسکول میں جاتا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ اسد پڑھائی میں کیسا ہے۔ تمام ٹیچر اس کی بہت تعریف کرتے تھے اور پرنسپل صاحب دل ہی دل میں بہت خوش تھے۔ اسد کی پروگریس بہت اچھی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ آنے والی کلاسوں میں بہت اچھا پرفارم کرے گا۔ اس اسکول میں ایک ٹیچر تھا جس کا نام استاد وقار تھا۔ وقار صاحب ویسے تو بہت محنتی ٹیچر تھے، لیکن اسے اسد سے بہت چڑ تھی۔ اسے اس بات سے چڑ تھی کہ جھگیوں میں رہنے والا بچہ اتنے مہنگے اسکول میں کیوں پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے اسد سے کیا مسئلہ تھا، لیکن اس کی سوچ جھگیوں میں رہنے والوں کے لیے کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ان کے بچے بھی پیدائشی کرمنل اور بھیکاری ہوتے ہیں، ان کو بدلنا بہت مشکل ہے، یہ لوگ فراڈیا ہوتے ہیں اور موقع ملنے پر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد میں پرنسپل کے آفس آیا اور اسد کی فیس ادا کرنے لگا تو پرنسپل مسکرانے لگے اور کہا، سر، کیا ثواب کمانا صرف آپ ہی کی خواہش ہے یا آپ ہی کما سکتے ہیں؟ میں نے پرنسپل سے کہا کہ سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ پرنسپل نے مجھے کہا کہ میں نے اسد کو اس اسکول میں ایڈمیشن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیا ہے۔ جب سے یہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھ رہا ہے مجھے ایک دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار میں نے ایک ایسا کام کیا جس پر مجھے فخر ہے اور مجھے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی اسد کی فیس آپ سے نہیں لوں گا، بلکہ یہ میٹرک تک اسی اسکول میں پڑھے گا اور ہو سکا تو میٹرک کے بعد میں بھی میں اسے سپورٹ کروں گا۔ پرنسپل کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ جیسی کہ امید تھی، اسد ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا تھا۔ اسکول کے تمام باقی بچوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ نہ صرف وہ پڑھائی میں ذہین تھا اور ٹاپ کر رہا تھا بلکہ باقی ایکٹیویٹی میں بھی حیران کن طور پر امپروو کر رہا تھا۔ شروع میں وہ بہت گھبرایا ہوا احساس کمتری میں مبتلا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جلدی سب کچھ سیکھ لیا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ امیر گھرانوں کے بچے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے اسد سے بہت متاثر تھے۔ بچے چونکہ دل کے سچے ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی منافقت نہیں پائی جاتی، لہٰذا وہ گھر جا کر بڑی ہی خوشی کے ساتھ اپنے والدین کو بتاتے کہ ہمارے اسکول میں ایک لڑکا ہے جس کا نام اسد ہے، وہ جھونپڑیوں میں رہنے والے بھیکاری کا بیٹا ہے، لیکن ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا ہے۔ ہمیں بھی اسد سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور ہم سب کا بہت بڑا دوست ہے۔ جب والدین یہ بات سنتے تو وہ اس بات پر غصہ آیا کہ جھونپڑیوں میں رہنے والا فقیر، آپ ان کی اولاد اتنے اچھے اسکولوں میں کیسے پڑھ رہی ہے؟ وہ اپنے بچوں کو منع کرنے لگے کہ کسی صورت اس لڑکے سے دوستی نہیں کرنا، بلکہ اس کے قریب ہونے کی کوشش تک نہیں کرنی، یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے یہی پوچھتے کہ ہمیں تو اسد میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے کہ جیسا ہم نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ہے اور اس سے دور رہنا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے وہ پرنسپل کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کے اسکول میں ایسے بچے بھی پڑھیں گے کیا جن کے والدین سڑک کے کنارے بھیک مانگتے ہیں؟ ہمیں آپ سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے پرنسپل سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ اس بچے کو اسکول سے نکال لیں، جس پر پرنسپل نے انکار کر دیا۔ انہوں نے پرنسپل صاحب کو دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے اس لڑکی کو اپنے اسکول سے نہ نکالا تو ہم اپنے بچوں کو آپ کے اسکول سے اٹھا لیں گے۔ جس پر پرنسپل نے ان افراد سے کہا کہ اگر میرے اسکول میں تمام بچے
विड्रॉ हो जाएंगे, अकेला असर इस स्कूल पर पड़ेगा, तब भी मुझे किसी किस्म का मलाल नहीं होगा। वो चाहकर भी अपने बच्चों को इस स्कूल से विड्रॉ नहीं करवा सकते थे, क्योंकि पूरे इलाके में इस स्टैंडर्ड का दूसरा कोई स्कूल नहीं था। लिहाजा वो मजबूर थे और कोई दूसरा मंसूबा बनाने लगे कि किस तरह इस बच्चे को स्कूल से निकलवाया जाए। हर क्लास में टॉप करते हुए जब असद मैट्रिक में पहुंचा तो मैट्रिक इंचार्ज वकार था, और वकार इस स्कूल में वाहिद टीचर था जो असद की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करता था। वो बहुत तंग दिल इंसान था और बातों ही बातों में वो असद पर सब बच्चों के सामने तंज करता था, इसको डी वैल्यू करने की कोशिश करता। लेकिन असद एक अदब करने वाला बच्चा था, वो किसी सूरत अपने उस्ताद के खिलाफ नहीं जा सकता था, ना ही किसी नागवार बात का जवाब दे सकता था। एलिट क्लास के लोगों के बाहम आपस में मीटिंग की और कहा कि ये हमारे लिए मर जाने का मुकाम है कि एक बेकारी का बच्चा हमारे बच्चों को मात दे रहा है। इस तरह तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब वो मैट्रिक में पहुंच चुका है और अगर किसी तरह भी इसने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो वो बोर्ड में टॉप करेगा और हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। जो अपने बच्चों की तालीम पर लाखों खर्च कर रहे हैं, स्कूल के अलावा वो ट्यूशन पढ़ने भी जाते हैं, मगर इसके बावजूद वो बेकारी का बच्चा इनको मात दे रहा है। इस बच्चे को किसी न किसी तरह इस स्कूल से निकालना पड़ेगा और इसे मैट्रिक का एग्ज़ाम देने से भी रोकना पड़ेगा। इन्हें इस बात का इल्म हो चुका था कि इसी स्कूल का टीचर वकार भी असद से काफ़ी नफरत करता है। इन सब ने वकार से मुलाकात की और कहा कि हम चाहते हैं ये बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम ना दे, बल्कि इस स्कूल से इसका नाम भी खारिज कर दिया जाए, क्योंकि गंदगी गंदगी के ढेर पर ही अच्छी लगती है। वकार ने जब ऐसे ख्यालात सुने तो खुश हुआ और कहने लगा, मैं भी यही चाहता हूँ, और आप लोगों ने तो मेरे दिल की बात कह दी। उन्होंने वकार को 20 लाख रुपए दिए और कहा कि किसी भी तरह कुछ भी करके इस लड़के को इस स्कूल से चलता करो। वकार साहब जो इस स्कूल में 50,000 रुपए की तनख्वाह लेते थे, एक साथ इतनी बड़ी रकम देखी तो हैरान हुआ और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बच्चा स्कूल में नहीं रहेगा। फिर बड़ी ही चालाकी से इसने वकार के बैग में नशा और पैकेट रखवा दिए और फिर प्रिंसिपल से असद की शिकायत करते हुए कहा कि ये लड़का नशा करता है। मुझे पहले भी इस लड़के के खिलाफ शिकायत वसूल हुई है। प्रिंसिपल साहब को इस बात का बिल्कुल यकीन ना आया तो वकार ने तमाम टीचर्स के सामने इस बात का दावा किया कि आप अपनी मौजूदगी में इसकी बैग की तलाशी ली। अगर असद के बैग से नशा और मंशियात बरामद ना हुई तो अगले 6 माह की तनख्वाह मैं नहीं लूँगा। ये बहुत बड़ा दावा था जो वकार ने किया था। तमाम टीचर्स की मौजूदगी में असद के बैग की तलाशी ली गई और असद बेचारा परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। टीचर्स इसके बैग की तलाशी आखिर क्यों ले रहे हैं। बैग में से मंशियात के पैकेट बरामद हुए तो सबके चेहरे का रंग उड़ने लगा और वो यकीन दिलाने लगा कि ये मेरे नहीं है, मगर प्रिंसिपल साहब और बाकी टीचर्स ने इसकी एक ना सुनी। प्रिंसिपल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि एहसान फरामोश है और अब इस स्कूल में एक मिनट भी मुझे नज़र आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असद का नाम स्कूल से खारिज करवा दिया गया और वो रोता हुआ अपने घर आया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सब इसके बैग में मंशियात बरामद हुई है। मुझे ये जानकर हैरत हुई। मैंने असद से मुलाकात की तो इसने कसम उठाकर कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरा बैग में वो पैकेट कैसे आया। मैट्रिक के एग्ज़ाम करीब थे और इसी स्कूल में ही असद का एडमिशन होना था मैट्रिक के इम्तिहान के लिए, लेकिन चूँकि इसका नाम स्कूल से खारिज हो चुका था लिहाजा अब मैट्रिक के एग्ज़ाम में पेपर होना इसके लिए नामुमकिन था। मैं खुद प्रिंसिपल से मिला था लेकिन अब इसके तेवर बदल चुके थे। अब वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वकार साहब आज बहुत खुश थे क्योंकि इसे काफ़ी रकम मिली थी, मगर बीवी की तरफ से इसे कॉल आई कि जल्दी घर आइए। जब वो घर पहुंचा तो इसके इकलौते बेटे को करंट लगा था। इसके मुंह से झाग निकल रहे थे। लड़के को अस्पताल मुंतकिल किया गया और मुआवजाना तौर पर इसकी जान बच गई। ये वकार साहब के लिए एक इशारा था कुदरत की तरफ से कि किसी भी गरीब और लाचार का हक नहीं मारते। वो भागता हुआ रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड पर आया और बेकारी से कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। बेकारी ने रोते हुए कहा कि वहाँ है जहाँ इसे होना चाहिए। हमारी किस्मत में अच्छे अच्छे स्कूल कहाँ और वो तालीम कहाँ, नस्ल दर नस्ल भीख मांगेंगे और वो फलां ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहा है। वकार साहब के हाथ पांव फूले हुए थे और भागता हुआ बताए गए एड्रेस पर पहुंचा। असद वहाँ कासा लिए बैठा था। वकार ने इस बच्चे को वहाँ से उठाया, इसे गले लगाया और सीधा प्रिंसिपल के पास ले आया। सारी हकीकत प्रिंसिपल साहब को बताई और 20 लाख इन लोगों को वापस किए जिन्होंने असद के खिलाफ मंसूबा बनाया था। असद का स्कूल में दोबारा एडमिशन हुआ और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। असद ने मैट्रिक में न सिर्फ ज़िले में बल्कि बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। इन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया जिनको हमारे माशरे में ठुकराया जाता है और इनको हकारत की नज़र से देखा जाता है।
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابلیت سے نوازا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ کسی کو زیادہ رزق دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کم رزق دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانی عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔